अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जापान का मैक्स स्कॉलरशिप जो कि वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है फॉर बैचलर मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी वेयर यू कैन अप्लाई विदाउट आइट्स विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। तो इस पर मैं एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने तमाम चीज़ें डिस्कस की थी मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं उस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो मार्कशीट फॉर्म है ये मैं आपको फ़िल करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस तरीके से आपने वो फॉर्म फ़िल करने हैं। फ़िल करने के बाद फिर आपने उनको डाउनलोड करना है और फिर आपने उनका प्रिंट लेकर फिर आपने एम्बेसी के एड्रेस के ऊपर आपने उसको वाया कोरियर आपने सेंड करने हैं, एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट। ये मैं आपको आगे जाके वीडियो में जो एड्रेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या एड्रेस है, किस तरीके से आपने एड्रेस वगैरह देखना है। तो अभी मैं आपको जो जापानीज़ एम्बेसी है पाकिस्तान में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको लेके जाऊंगा और वहाँ से फिर मैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको मैं ओपन करूँगा तो वो मुझे ले जाएगा स्टडी इन जापान वाली वेबसाइट के ऊपर। तो वहाँ से फॉर्म को हमने डाउनलोड करना है, फिर उसको ओपन करके उधर ही लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपने फ़िल करना है, उसको फ़िल करके फिर आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आपने अपना जो मार्कशीट फॉर्म है उसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने इस तरीके से डाउनलोड करना है और आपने फ़िल करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ख्याल रखना है कि जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि बैचलर और दूसरी तरफ मास्टर्स पीएचडी, इन दोनों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो मार्कशीट फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट हैं। यानी कि बैचलर का एक है और मास्टर्स पीएचडी का जो दूसरा वो सेम है। वैसे मास्टर्स पीएचडी सेम है लेकिन बैचलर का डिफरेंट है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जिस भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी का ही आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म और जो मार्कशीट फॉर्म है उसी को ही आपने फ़िल करना है। और वो मैंने इस वीडियो में वो भी मैंने आपको दिखाया है, बताया है कि कैसे आपने ओपन करना है। तो तमाम स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सवाल करते हैं, उनको मसला पेश आता है कि अप्लाई के हवाले से कि हम कैसे अप्लाई करें, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आप ये दो वीडियोस देख लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। आपके जितने भी सवाल आते हैं 99% के आपको जो जवाब आता है वो आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इससे पहली जो वीडियो है वो भी आप लाजमी देखिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो आप वो वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। तो अभी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने सर्च करना है जापान एम्बेसी पाकिस्तान और यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें कि ऊपर जो टैब है उसमें लिखा हुआ है कल्चर के साथ लिखा है एजुकेशन। तो एजुकेशन पर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने ये तमाम स्कॉलरशिप्स आ जाएंगे। स्कॉलरशिप्स यानी कि जो मैक्स स्कॉलरशिप है वो आ जाएगा। इसमें मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए। सेकंड है मैक्स अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो कि बैचलर के लिए है, तो जो कि अभी ओपन है। इसके सामने देखें स्टेटस में लिखा हुआ है। तो मैं मैक्स रिसर्च स्कॉलरशिप इसको मैं ओपन करता हूँ तो आपके सामने मास्टर्स पीएचडी के हवाले से तमाम डिटेल आ जाएगी। तो ये मैंने इसको ओपन किया तो इसमें सबसे पहले डेडलाइन है जो कि है 26 मई, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं डिटेल के साथ बता चुका हूँ। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें सबसे पहले मार्कशीट है। और मार्कशीट को मैं पहले ओपन कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है, किस तरीके से आपने फ़िल करना है। उसके बाद हम आएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं ये डिफरेंट है। मास्टर्स पीएचडी का एक है और जो बैचलर है उसका डिफरेंट है। तो ये हमारे सामने मार्कशीट ओपन हो चुका है जिसमें सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, फील्ड ऑफ स्टडी लिखना है, उसके बाद रिसर्च टॉपिक लिखना है यानी कि आप जिसके ऊपर अपना रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं वो आपने लिखना है। फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आप जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस हवाले से यहाँ पर लिखना है। और उससे नीचे जो मार्कशीट डिटेल है ये आपने लिखनी है, जिसमें ये चूँकि पीएचडी के लिए है और एमफिल के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए उन्होंने लिखा हुआ है मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद आपने बैचलर, उसके बाद मास्टर्स और एमफिल। अगर आपका बैचलर 2 साल का है तो फिर आपने बैचलर लिखना है। उसके बाद एमएससी है अगर आपकी 2 साल की तो वो आपने लिखना है। अगर बैचलर 4 साल का है तो आपने बैचलर 4 साल का लिख देना है।
और ये जो मास्टर्स है वो आपने अगर नहीं किया, आपने डायरेक्ट एमफिल किया तो आपने एमफिल के बारे में लिख देना, आपने एमएससी को मास्टर्स को आपने एमपीटी छोड़ देना। तो इस तरीके से आपने लिखना है। तो इसमें आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, उसके बाद मार्क्स लिखनी है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। अब आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर्स और पीएचडी का सेम है एप्लीकेशन फॉर्म। इसको आपने ओपन कर लेना लैपटॉप के ऊपर। तो ये देखें, ये मैंने ओपन किया तो ये स्टडी इन जापान वाली वेबसाइट पर आ गया कि यहाँ से आप वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है फ़िस्कल ईयर 2027, FY जो है ये फ़िस्कल ईयर है। तो ये मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो फॉर्म है, बेहतर होगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर ही इसको फिल करें। ये मास्टर्स पीएचडी के लिए सेम है। तो इसमें सबसे पहले सर नेम है, फिर गिवन नेम है, फिर मिडल नेम है। अगर मिडल नेम नहीं है तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसको आपने बस एम्प्टी छोड़ देना। आइट्स नहीं है उसको एम्प्टी छोड़ दें, जहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने ऐड करनी होती है। अच्छा, उसके बाद जेंडर है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, और उसके बाद नेशनैलिटी है। यहाँ पर आपने कंट्री का नाम लिखना है, और इसके सामने देखें पिक्चर का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। कब पेस्ट करनी है? जब इस सारे फॉर्म को फिल कर लेंगे, इसको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेकर फिर आपने इसके ऊपर ये पिक्चर पेस्ट कर देनी है। अच्छा, उसके बाद जापानीज़ नेशनैलिटी है, येस नो, तो जो कि ज़्यादातर के पास नहीं होगी तो ये नो आएगा। उसके बाद अगर येस है तो आपने एक्सपायरेशन डेट लिखनी है, अगर येस है तो। अगर नहीं है तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, ये आपने लिखनी है बिल्कुल एग्जैक्ट। उसके बाद एज एज ऑफ 1 अप्रैल 2027, ये आपने ईयर्स लिख देने हैं कि 1 अप्रैल 2027 तक आपकी कितनी एज हो जाएगी, ये आपने लिख देना है। उसके बाद करंट एड्रेस आपने लिखना है, करंटली आप जहाँ पर रह रहे हैं। सिटी का नाम लिखना है और कंट्री का नाम लिखना है। उससे नीचे है कि इफ़ यू करंटली रिजाइड इन जापान, व्हाट इज़ योर करंट वीज़ा स्टेटस, जो कि ज़्यादातर जो है वो जापान में मौजूद नहीं होंगे, वो अपने होम कंट्री में होंगे। तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। अगर आप पाकिस्तान में है, इंडिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, यानी कि अपने होम कंट्री में, आप जापान के अलावा किसी और कंट्री में हैं तो। और उससे नीचे ये मैं कुछ एड्रेस को मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ आगे कंट्री है, और उसके बाद ये इफ़ यू करंटली रिज़ाइड इन जापान, इस हवाले से मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि एन एप्लीकेंट विद परमानेंट रेजिडेंट और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट status must change his her status to student if selected. Be aware that applicant of the original status after student status is expired may not be necessarily approved. Your address before departure for Japan, यानी कि यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है। ऊपर जो आपने एड्रेस लिखा था वो आपने करंट एड्रेस लिखा था, यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। चूँकि बाज़ इस तरह से होता है कि एक स्टूडेंट जो है वो फॉर एग्जांपल जापान ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में रह रहा है या लाहौर में रह रहा है, लेकिन उसका घर जो है वो किसी और सिटी में होता है। तो वो वाला एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है जो आपका परमानेंट एड्रेस है, और उसका आपने एड्रेस प्रॉपर लिखना है, कंट्री का नाम लिखना है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे है कि इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर फॉर जापान इज़ आउटसाइड योर होम कंट्री, डू यू अंडरस्टैंड दैट एन एयरलाइन टू जापान विल नॉट बी प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आपका जो अभी एड्रेस है वो किसी और कंट्री में, आप करंटली फॉर एग्जांपल अभी आप जो है वो टर्की में बैठे हुए हैं, तो आप अगर वहाँ से जाएंगे जापान तो वो जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर नहीं किए जाएंगे। तो इसको आपने येस कर देना कि मैंने ये अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है। ये और उसके बाद है कि नेम ऑफ़ जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू विल अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस, तो आप कौन से डिप्लोमेटिक ऑफिस में अपना वीज़ा फ़ाइल करेंगे। वो कराची हो सकता है या फिर इस्लामाबाद हो सकता है, या लाहौर का मुझे आइडिया नहीं है कि उधर भी है या नहीं है, लेकिन कराची इस्लामाबाद तो है। तो उधर जो भी आपको करीब पड़ता है आपने उस सिटी का नाम लिख देना बेसिकली यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद है कि राइट अ जापानीज़ डिप्लोमेट, ओके ये आपने लिख दिया है। और उसके बाद फ़ोन नंबर है आपका, उसके अलावा ईमेल आईडी है। उसके बाद है कि हैव यू बीन अवार्डेड अ जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कि आपको कभी पहले मिला है, ज़्यादातर का नो होगा, ठीक है ना। इफ़ येस, ये जो 2 वाला ऑप्शन है, इफ़ येस इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना। अगर येस है तो आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ऊपर चूँकि नो है तो इस वजह से इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद प्रोग्राम के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने एम्प्टी छोड़ देनी है। ये जो नीचे है ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है कि इफ़ यू मार्क्ड 1 2 3 4 6, यानी कि ये जो ऊपर वाला है, यानी कि
आप रिसर्च स्टूडेंट रहे हैं या वगैरह वगैरह, चूँकि आपको मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिला तो इस वजह से आपने इस तमाम को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। ये जो 3 नंबर है, उसके अलावा नीचे दोबारा से 1 2 3 लिखा हुआ है, ये आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है अगर आपका ऊपर नो है तो, यानी कि आपको पहले मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिला। तो अगर पहले मिला है तो फिर आपको बेहतर तरीके से पता है कि आपने क्या करना है। अगर आपको पहले ही कोई मैक्स स्कॉलरशिप नहीं मिला तो इसको आपने बिल्कुल एम्प्टी छोड़ देना है, ऊपर आपने नो पर टिक करके। तो ये आपने इस तरीके से फिलअप करना है। तो मैं दोबारा नीचे आता हूँ, तो नीचे ये हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि आर यू अप्लाइंग फॉर एनी अदर जैपनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। यहाँ पर भी आपका नो होगा कि आप किसी भी और जैपनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। और उसके बाद है कि आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल्ड टू बी रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप फ्राम एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर भी आपका ज़्यादातर का नो होगा कि हमें कोई भी ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। और उससे नीचे है कि इफ़ यू आर रिसीविंग, अगर कोई आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उसका नाम वगैरह लिखें। तो चूंकि आपने ऊपर नो कर दिया तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद है एकेडमिक रिकॉर्ड। यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से लिखना है। इसमें आप देखें एजुकेशन लेवल है, स्कूल का नाम है, लोकेशन है, उसके बाद कब से लेकर कब तक आपने यहाँ पर आपने एजुकेशन हासिल की, उसके अलावा उसका स्टेटस क्या है। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रहे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो टर्शरी हायर एजुकेशन है, उसके अलावा सीनियर हाई स्कूल है। तो इसको आपने अपना मैट्रिक से आपने स्टार्ट करना है और जो हाईएस्ट एजुकेशन आपने वहाँ तक जाना है। यानी कि अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपने मैट्रिक से लेकर बैचलर तक अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आपने मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। और इसमें आप देखें कि उन्होंने सामने बैचलर लेवल, मास्टर लेवल, डॉक्टरल लेवल और ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने तमाम इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। और लास्ट पे उन्होंने टोटल ईयर्स ऑफ एजुकेशन ये भी उन्होंने पूछा हुआ है कि आपकी जो टोटल एजुकेशन है वो कितने ईयर्स की हो जाएगी। तो वो भी आपने लिख देना है कि कितने साल की आपकी टोटल एजुकेशन होती है। उसके बाद 12 नंबर पे है फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टडीड इन द पास्ट, यानी कि आपकी क्या स्पेशलाइजेशन थी। आप जिस तरह से मेरी जो फील्ड है वो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स थी, तो मैंने उस हवाले से लिखना है कि मेरी ये स्पेसिफ़िक फ़ील्ड थी। इसी तरह अगर किसी की फ़ील्ड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो वो फिर उस हवाले से बताएगा कि ये मेरी स्पेशलाइजेशन थी। उसके बाद 13 नंबर पर है स्टेट द टाइटल और सब्जेक्ट्स ऑफ बुक्स एंड थीसिस authored by applicant if any with the name, address of publisher and the date of publication। अगर आपने कोई थीसिस वगैरह लिखा है ड्यूरिंग मास्टर्स या ड्यूरिंग बैचलर तो वो आपने टाइटल वगैरह लिखना है। उसके अलावा अगर कोई उसका पब्लिशर है तो वो आपने लिखना है किस डेट को वो पब्लिश हुआ है कोई बुक या कोई थीसिस। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद 14 नंबर पर है कि द फर्स्ट कोर्स यू प्लान टू टेक इन जापान। तो इसमें आप अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आपने डॉक्टरल प्रोग्राम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद 15 नंबर पर है प्रेफर्ड मंथ ऑफ अराइवल इन जापान, यानी कि आप जापान कौन से महीने में आना चाहेंगे, किस मंथ को आप प्रेफर करेंगे। बेसिकली कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो इनटेक होती है जापान में वो अप्रैल इनटेक होती है, कुछ की सितंबर और अक्टूबर, और कुछ की 2 इनटेक्स होती हैं, यानी कि ये दोनों। तो जिस भी महीने को आप जाना चाहते हैं, जिस भी इनटेक के लिए आप जाना चाहते हैं, इसको आप टिक कर सकते हैं अप्रैल पर या फिर सितंबर और अक्टूबर, या फिर जो तीसरे वाला ऑप्शन है जिसमें दोनों है। उसके बाद 16 नंबर पर है टर्म यू विश टू स्टडी इन जापान, यानी कि आप कब तक वहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है अप टू कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, अप टू कंप्लीशन ऑफ द प्रोफेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम। थर्ड ऑप्शन है अप टू कंप्लीशन ऑफ डॉक्टरल प्रोग्राम। तो बेहतर होगा कि आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपने वही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यानी कि मैं तब तक वहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। उसके बाद 17 नंबर पे है डू यू करंटली हैव अ जॉब। अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो फिर आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है, नेम ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन को। तो अगर आप इसको येस करते हैं सामने आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, और उसके अलावा नीचे आपने डिटेल लिखनी है जिसमें नेम एंड लोकेशन ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, कब से लेकर कब तक आपने जॉब की, उसके अलावा पोजीशन क्या थी आपकी, उसके बाद
टाइप ऑफ वर्क यानी कि किस किस्म का आपने वहाँ पर काम किया। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 जॉब्स के हवाले से लिख सकते हैं और जो 2 जॉब्स के हवाले से आपने लिखना है वो आपकी रीसेंट होनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हैं तो जो भी रीसेंट वाली जॉब्स हैं 2 उसके हवाले से आपने लिखना है। अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ तो 19th नंबर पर है मोटिवेशन फॉर स्टडिंग इन जापान। ये बेसिकली मोटिवेशनल लेटर के हवाले से है कि आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, इस हवाले से आपने इसमें लिखनी है चीज़ें। तो उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कि व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान, यानी कि किस चीज़ ने आपको ट्रिगर किया, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप जो है जापान में जाकर अपनी एजुकेशन हासिल करें। ये हो गया पहला पॉइंट आपके मोटिवेशनल लेटर का। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि वाई डू यू चूज़ जापान एज अ डेस्टिनेशन टू स्टडी ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन के हवाले से बताना है कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग अच्छी है। तो इस तरीके का यानी कि बेसिकली आपने बताना है कि इसमें आपका जो एजुकेशन जो आप हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए आपने जापान को क्यों चूज़ किया। तो ये बेसिकली आपने जो सेकंड पॉइंट है इसमें आपने बताना है। बट जो थर्ड पॉइंट है वो है कि व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री थ्रू योर एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग जापान, कि जब आप जापान में पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे जापान में और अपने होम कंट्री में। तो इस हवाले से आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 20 नंबर पर है लैंग्वेज एबिलिटी, जिसमें जैपनीज़ लिखा है, इंग्लिश लिखा है और अदर लिखा है। अदर्स में आप उर्दू या फिर अपनी जो मदर टंग है पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसके नीचे आप देखें लिखा है कि सेल्फ रेट ऑन अ स्केल 3 to 0। 3 का मतलब एक्सलेंट, 2 का मतलब गुड है, 1 है फेयर और 0 पुअर। अगर जैपनीज़ आपको नहीं आती तो यहाँ पर आपने 0 0 0 0 लिख देना आपने। इसी तरह आपने इंग्लिश के हवाले से ख़ुद को रेट करना है और जो अदर लैंग्वेजेस हैं उस हवाले से भी आपने ख़ुद को रेट करना है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद 21st पॉइंट जो है उसमें लिखा है कि जैपनीज़ लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन। तो आपके पास अगर तो टेस्ट है तो फिर आपने वो लेवल यहाँ पर लिख देना। अगर आपके पास टेस्ट नहीं है तो इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना। ऐसे ही 22 नंबर पर इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन है, यानी कि टोफल या आइट्स के हवाले से। अगर आपके पास आइट्स या टोफल है तो फिर ठीक है, यहाँ पर आप लिख दें कि क्या आपका बैंड है या क्या आपका स्कोर है टोफल में। अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ देना आपने। इसमें आप बगैर आइट्स के भी अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। उसके बाद 23rd नंबर पर है कि अकम्पनिंग डिपेंडेंट्स, यानी कि आप पर कोई डिपेंड कर रहा है। जिस तरह से अगर कोई फ़ीमेल है वो अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाह रही है, या अगर कोई मेल है या फ़ीमेल है वो अपने पेरेंट्स को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो उनके डिपेंडेंट्स हैं। तो अगर उनको आप साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड by the presence of dependents must be borne by the grantee। ये मीन्स के जो स्कॉलरशिप होल्डर है वो ख़ुद उसके जो एक्सपेंसेस है वो बियर करेगा। स्कॉलरशिप में कोई भी इजाफ़ी जो फ़ंड्स वगैरह है, इजाफ़ी जो स्टाइपेंड वगैरह वो नहीं दिया जाएगा। तो नीचे आपने उनके नाम लिखने हैं, जिसमें नाम है, रिलेशनशिप है, एज है, नेशनलिटी है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद 24 नंबर पर है कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो यहाँ पर आप अपने भाई की, मदर की, सिस्टर की या अपने फादर की आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम है, रिलेशनशिप है, ऑक्यूपेशन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। बेहतर है कि आपका ब्लड रिलेशन हो उनके साथ, बेहतर है। और उसके बाद है कि पास्ट विज़िट्स और स्टेज इन जापान, कि अगर आप कभी जापान गए हैं, जो कि ज़्यादातर नहीं गए होंगे, तो अगर आप गए हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। अगर आप नहीं गए तो आपने इसको बिल्कुल एम्प्टी या आपने छोड़ देना। उसके बाद 26 नंबर पे है कि हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस इन एनी कंट्री। तो इसको आपने नो कर देना। और उसके बाद है कि आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन गाइडलाइन। तो इसको आपने टिक करना है। टिक करने के बाद आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर ईयर, मंथ और डेट लिखनी है, और इस तरीके से आपका ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा। और इसको फिल करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और अभी मैं दोबारा वापस आता हूँ। वापस आकर आपको जो रिसर्च प्लान है या रिसर्च प्रपोज़ल है उसका फॉर्मेट भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। तो ये मैंने ओपन कर लिया।
तो ये दोबारा मुझे स्टडी इन जापान वाली वेबसाइट पर ले आया है। तो यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर रिसर्च प्रपोजल है। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका नाम है, सर नेम वगैरह, गिवन नेम है, मिडिल नेम है, नेशनैलिटी है, और उसके बाद पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी है, ये आपने लिखना है यहाँ पर। उसके बाद रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान। ये आपने बेसिकली तमाम इन्फॉर्मेशन लिखनी है, ये तमाम आपने चीज़ें लिखनी है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि दिस शीट मस्ट बी क्रिएटेड विदन 2 पेजेस, यानी कि 2 पेजेस के अंदर अंदर आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने कंक्लूड करनी है। और ये है बेसिकली इसका फॉर्मेट आपके रिसर्च प्रपोज़ल का या स्टडी प्लान का। इसी को आपने फॉलो करना है, 2 पेजेस से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। ये आपने इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी हैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने प्रिपेयर करना है। तो ये हो गया रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। हम दोबारा वापस जाते हैं। वापस जाकर मैं आपको 2 और डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैं, जिसमें एक है रिकमेंडेशन लेटर सैम्पल और जो दूसरा है वो है सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ या जो मेडिकल फॉर्म है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोनों मैंने ओपन कर लिए हैं यहाँ से स्टडी इन जापान वाली वेबसाइट से। तो ये देखें, ये यहाँ से ये मेडिकल वाला फ़ॉर्म है और दूसरा रिकमेंडेशन वाला फ़ॉर्म है। तो ये वाला जो फ़ॉर्म है ये बेसिकली आपका रिकमेंडेशन लेटर है। और ये जो रिकमेंडेशन लेटर है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मेट को ही फ़ॉलो करें, आप इससे हटकर भी आप किसी भी और फॉर्मेट को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ सैम्पल, एनी फॉर्म स्टाइल ऑफ लेटर इज़ टू बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है या फिर मेडिकल फॉर्म है, ये बेसिकली आपने फ़िलअप करवाना है किसी भी डॉक्टर से। जो डॉक्टर है उसके पास आपने ये लेके जाना है, इसका आपने प्रिंट लेकर फिर आपने जाना है। तो उससे आपने इसको फ़िलअप करवा लेना है। फ़िलअप करवा के ये इसका भी आपने प्रिंट साथ में ले लेना है। और अभी मैं दोबारा वापस जाता हूँ, आपको बैचलर के हवाले से इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके अलावा जो सेकंड डॉक्यूमेंट था आपका मार्कशीट, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर ये मार्कशीट है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मार्कशीट फॉर्म में 3 ऑप्शन है, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और अदर को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। और आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है उसमें आपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है, मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपकी चॉइसेस हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये आपने बेसिकली यहाँ पर ये आपने लाजमी लिखना है कि आपकी फ़र्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस क्या है और थर्ड चॉइस क्या है। अभी मैं आपको वापस लेके जाता हूँ और बैचलर का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैं आपको फ़िल करके दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सेम है लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। तो ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पर जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे स्टडी इन जापान वाली वेबसाइट पर ले जाएगा। और यहाँ पर आप देखें लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर फिजिकल ईयर 2027। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सेम है, काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। जिस तरह से नाम वगैरह ये बिल्कुल सेम पहले वाले फॉर्म की तरह का ही है। जेंडर है, उसके बाद नेशनैलिटी है, उसके बाद जापानीज़ नेशनैलिटी है, अगर है तो येस, अदरवाइज़ नो, ज़्यादातर का नो ही होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, उसके सामने आपने पिक्चर भी पेस्ट करनी है। और उसके बाद आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करंट एड्रेस के तो फिर आपने सेम एज़ अबाव पर आपने टिक करना है। अगर डिफरेंट है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो फिर आपने नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, जिसमें सिटी है, उसके अलावा कंट्री का नाम लिखना है आपने, और जो एड्रेस है वो भी आपने प्रॉपर लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद डिपार्चर फ्रॉम जापान इज़ आउटसाइड फ्रॉम योर होम, डू यू अंडरस्टैंड दिस इज़ एन एयरलाइन टिकट, ओके येस कर देना आपने कि मैंने अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद जो डिप्लोमेटिक ऑफिस है उसका आपने सिटी का नाम लिखना है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये तमाम चीज़ें आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद है कि प्रेजेंट स्टेटस के करंटली आप क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट पर टिक करते हैं तो आगे आपने स्कूल का नाम लिखना है। अगर एम्प्लॉयड पर टिक करते हैं तो फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। अदर करके भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। आपने स्पेशलाइज्ड फील्ड के हवाले से बताना आपने। और उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड है जिसमें आपने इंटरमीडिएट, मैट्रिक के हवाले से आपने सिर्फ ऐड करना है, बाकी को आपने एम्प्टी छोड़ देना है। और उसके बाद है कि हैव यू बीन अवार्डेड टू जापानीज़ स्कॉलरशिप, कभी आपको स्कॉलरशिप मिला है, ज़्यादातर का नो होगा, बल्कि तमाम का ही नो होगा। उसके बाद जो 12 पॉइंट है वो है कि आर यू अप्लाइंग फॉर जापानीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नो। उसके बाद आर यू रिसीविंग आर शेड्यूल, नो। उसके बाद है कि नेम ऑफ स्पॉन्सर पीरियड, ओके, इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पर आपने टिक करना है 2 में से किसी एक पर।
और उसके बाद फर्स्ट चॉइस क्या है, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस ये सेम होनी चाहिए जो आपने अपना मार्कशीट फॉर्म में जो आपने फ़िल किया था वो आपने बिल्कुल वही रखनी है, सेम आपने वही वाली चॉइसेस यहाँ पर आपने लिखनी है। उसके बाद स्पेसिफाइक द रीज़न वाई यू सिलेक्टेड ईच फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि आपने ये वाला मेजर क्यों चूज़ किया, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वो आपने क्यों चूज़ किया, सेकंड थर्ड इसके हवाले से आपने डिटेल के साथ, खैर डिटेल के साथ इतना ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं, बस इतने 2-3 सेंटेंसेस में या 2-3 लाइंस में आपने बता देना कि आपने फ़र्स्ट चॉइस क्यों चूज़ की, क्यों ये सब्जेक्ट आपको पसंद है, सेकंड क्यों है और थर्ड क्यों है। इसके बाद अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो जो 16th पॉइंट है वो है कि व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एनी इंटरेस्ट इन जापान, तो किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किस चीज़ ने आपका इंटरेस्ट बढ़ाया जापान में पढ़ने के लिए। उसके बाद 17 पॉइंट है कि काइंड्स ऑफ थिंग डू यू थिंक यू कैन कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री, उस हवाले से आपने लिख देना कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने होम कंट्री में और जापान में। उसके बाद लैंग्वेज एबिलिटी है सेम वैसे ही जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जापानीज़ लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, क्वालिफिकेशन है और इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इन टेस्ट का रिज़ल्ट है या सर्टिफिकेट है तो वो लेवल आप लिख दें, अदरवाइज़ आप इसको एम्प्टी छोड़ दें। बाद 21 पर है कि कॉन्टैक्ट पर्सन इन योर होम कंट्री इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो यहाँ पर आपने अपने ब्लड रिलेशन में से किसी की भी आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। उसके बाद 22 पर है कि पास्ट विजिट और स्टे इन जापान, अगर आप कभी जापान गए हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, अदरवाइज आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है। 23 पर है हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड, तो इसको आपने नो पर टिक करना है। उसके अलावा आपने नीचे दोबारा से टिक करना है और उसके बाद आपने डेट ऑफ एप्लीकेशन ईयर मंथ और आपने डेट यहाँ पर लिखना है और इसको लिखने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसका प्रिंट लेना है। अभी मैं आपको वो एड्रेस दिखाता हूँ जिस पर आपने अपने ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं, आपने वाया कोरियर भेजने हैं। तो जो भी सिटी आपके करीब है, आपके करीब इस्लामाबाद है तो आपने इस्लामाबाद भेजने हैं एम्बेसी में। अगर आपके करीब कराची है तो फिर आपने कराची का जो कौंसलेट है, जापानीज़ कौंसलेट, आपने उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने वाया कोरियर भेजने हैं। तो ये देखिए ये दो एड्रेस जी। तो इस तरीके से आपने अपना फॉर्म फिल करना है, मार्कशीट फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं इससे पहले वीडियो में मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वाया कोरियर भेजने हैं एम्बेसी को या फिर कौंसलेट को। तो इस तरीके से आपने अप्लाई करना है, इस तरीके से आपने अपना फॉर्म फिल करना है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकें। और ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।